अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो स्टूडेंट, आपको ये पता है कि मैं आपको जो लेक्चर सीरीज़ हमारी होती है जो कि हम पढ़ रहे हैं रीमान इंटीग्रेबिलिटी, और ये इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर नंबर 13 है। इस बुक को मैं कम्प्लीटली जो है ना, इस चैप्टर को मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ में आपको बताऊंगा। कुछ हम नोट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सम टाइम ऑब्जेक्टिव भी आता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कुछ इश्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट को वो उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा रीमान इंटीग्रेबिलिटी के बारे में। उसके बाद रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर जितने थ्योरम्स और एग्जांपल और क्वेश्चन हैं वो साथ साथ हम लेके चलेंगे, जो कि एक पूरी लेक्चर सीरीज़ आपको मिलेगी। इसमें स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को से पूछा ही जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ये क्या चीज़ है। तो आपका आंसर ये होता है कि इंटीग्रेशन जो है वो एक डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है, यानी कि डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट हम जो खास फोकस करेंगे, चूँकि हम बात करें रीमान इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर, तो इसमें जो इंटीग्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ आई थी वो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, जिसको हम कहते होते हैं कैलकुलस का जो पहला थ्योरम था, यानी इंटीग्रेशन के लिहाज से थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये जो थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस के हैं, जिसमें आप ये करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होती सिंपल जो इस तरह की आप इंटीग्रेशन करते रहते हैं कि ये इंटीग्रेशन डाल के यानी कि सिंपली आप ऐसा सिंबल यूज़ करके तो इंटीग्रेशन करते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स की। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम फर्स्ट फंडामेंटल, जो आप आम करते रहते हैं एफएससी बेस पे, उसको हम कहा करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन स्टूडेंट, उसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि इंटीग्रेशन जो है वो किस फंक्शन की जा सकती है। याद रखें स्टूडेंट, हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं, और रियल एनालिसिस जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है फंक्शन के ऊपर। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो फंक्शन के बारे में नहीं जानता, मेन के फंक्शन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू है, फंक्शन कंटिन्यू क्यों होता है डिसकंटिन्यू क्यों होता है, यानी उसके असल रूह को नहीं समझता अगर वो, तो वो यानी कि रियल एनालिसिस का कोर्स अच्छे तरीके से नहीं स्टडी कर सकता। तो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे एक आपको पता हो कि कोई भी फंक्शन जो हमें दिया होता है वो कंटिन्यू भी हो सकता है और डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था जिसको हम काशी के नाम से याद करते हैं, काशी ने जो है हमें यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो है ना 1782 से 1857 इस ड्यूरेशन में, जो कि इसकी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ इसकी डेथ है, इसके दरमियान में कहीं इसने वर्क किया, और उसने ये बात बताई कि जो इंटीग्रल आप यहाँ पढ़ा करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ये कंटिन्यू फंक्शन के तक एप्लीकेबल है। लेकिन इससे बढ़ के जो रीमान था उसने कहा कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं कंटिन्यू फंक्शन एज वेल एज डिसकंटिन्यू फंक्शन की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोनों के आइडियाज़ में फ़र्क ये था कि एक ने जो है ना वो सिंपल एक सिंबॉलिकली एक ज्योमेट्रिकल नोटेशन के साथ इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे कि हम एफएससी बेस पे सीखते हैं, उसका आइडिया दिया। जबकि रीमान ने जो आइडिया दिया उसने कहा कि आप छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बना लें और उन रेक्टेंगल को सम करके एरिया फाइंड कर लें, तो ये भी एक तरीकाकार है इंटीग्रेशन का। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि रीमान इंटीग्रल जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तरजीह रखने इसलिए रखेगा कि ये डिसकंटिन्यू फंक्शन के भी ये भी एप्लीकेबल है। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे जो वर्क किया जिन लोगों ने, वो एक तो रीमान है, एक काशी है, और एक उसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है लेब्गियस। लेब्गियस जो है इसने भी आइडिया दिया जो कि बिल्कुल सेम इसी की थ्योरी के ऊपर। और इसके बाद स्टूडेंट, जो यहाँ पे आप अपर रीमान सम लोअर रीमान सम पढ़ा करते हैं, जब भी लफ्ज़ रीमान पढ़ते हैं तो उसके साथ हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो होगा ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स जो है ना, ये जो है ये 1842 में पैदा हुआ, और 1917 में आप ये समझ लें कि इसकी एज जो है ना इन सबसे बड़ी है, इससे इनके पहले की इनकी पैदाश है। तो उसके बाद जो है जो लेबगोनियस है, ये हमारे पास लेबगोस जो है, ये जो है हमारे पास आ गया है 1875 से 1941। आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ याद है नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता हो कि ये दो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनने हमें इन्हीं इंटीग्रल के बारे में, इन लोगों की आपस में डिस्कशन चली, जो कि आज हमारे लिए एक यानी कि स्टूडेंट के लिए तो एक मुसीबत है, लेकिन ये कि हकीकत में ये हमारी ज़िंदगियों को आसान करने में बहुत अहम रोल है इंटीग्रेशन का। तो अब स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ रहे हैं। रीमान इंटीग्रेबिलिटी का आइडिया जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये कंटिन्यू एज वेल एज डिसकंटिन्यू फंक्शन की तरफ भी फोकस किया जाता है इसके में। और कौन कौन से लोग थे इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया, जो कि 4 या 5 लोगों के नाम आपने पढ़े हैं।
अब स्टूडेंट आपने ये टॉपिक है हमारे पास पार्टीशन एंड रीमान और ड्रॉबॉक सम जो है। अब याद रखें पार्टीशन जो होती है वो क्या होती है, पार्टीशन कहते हैं पार्ट, आप जानते हैं पार्ट बना दिए जाते हैं। और यहाँ पे बात है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स सम की, तो अगर आप ये कहीं पे पढ़ेंगे रीमान सम या ड्रॉप बॉक्स सम, इसका मतलब दोनों का सेम लिया जाएगा, मीन ये एक ही बात कही जाती है। तो इसलिए आप इनको यानी कि बेस अगर इस बंदे ने दी है तो उसी के ऊपर रीमान की भी है, तो इसका मतलब है रीमान या ड्रॉप बॉक्स सम के ना, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आइडिया या आपको दिया गया है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है पार्टीशन। पार्टीशन के बारे में आप वेल नोन है कि पार्टीशन क्या होती है। अब हमारे पास है, आप यहाँ पे थ्योरी देख के उसको परेशान नहीं हो जाइएगा कि क्या है, मैं आपको इसके सारे मीनिंग वगैरह बता रहा हूँ कि क्या होती है पार्टीशन। पार्टीशन ये होती है स्टूडेंट कि आपके पास कोई इंटरवल दिया होता है, इंटरवल को आपने दो तरीक़ों से देखना है, एक तो ज्योमेट्रिकली देखना है और दूसरे नंबर पे उसका रिजल्ट भी देखना है। यहाँ पे मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है ए बी, ये क्या है, मेरे पास टोटल एक इंटरवल है। अगर ज्योमेट्रिकली देखूँ मैं इससे, तो यहाँ से ए है और यहाँ तक जाके ये बी है, तो ये दिस इज़ ए एंड बी। अब स्टूडेंट आप इसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास है ए टू बी। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, उन हिस्सों को हम कहते हैं स्टूडेंट पार्टीशन। अच्छा, इनमें ना हम जनरली नाम रख लेते हैं, जैसे ना इसका नाम अगर आपने ए को आपने x0 कह दिया, फिर x1 कह दिया, इस तरह करके इनके नाम रख लेना अगर, तो लास्ट वाला अगर xn रख लें, तो दरमियान में कोई जनरल पॉइंट होता है जिसकी बात हम करें, तो एक को हम जैसे मैं बुक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इन्होंने कोई दरमियान में कोई पॉइंट यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या लिया हुआ है, शायद XR लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा XR और उससे आगे जाएंगे तो XR+1 होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी अगर ये पॉइंट XR है तो अगला पॉइंट XR+1 होगा और पिछला पॉइंट XR-1 होगा। तो ये चीज़ आप समझते हैं, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़े दो पॉइंट के दरमियान, तो आप अगर ऐसे लिखते हैं XR-1 या फिर आप लिखें XR+1 XR, आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। इसको हम लोग नाम दिया करते हैं डेल्टा एक्स का, या इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चीज़ को उसने नाम दिया हुआ है डेल्टा आर वगैरह का। यानी कि इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें, मीन ऐसे लिखें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, ये मैथमेटिकल सिंबल है, जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। चूँकि आथर जब लिखते हैं किताबें तो वो अपने बुक को जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए थोड़े से नोटेशन डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने ये है कि आपको ये पता है पार्टीशन होती क्या है, बनाई कैसे जाती है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये मुझे थ्योरी लिख के दें, तो इसके लिए आपने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है आपके पास डेल्टा आर, इस डेल्टा आर के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ, याद रखें कि ये XR-1 है। अच्छा, याद रखें कि अगर डेल्टा आर आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हमने इस नोटेशन को डेल्टा एक्स से भी पढ़ा करते हैं, इसको आर से पढ़ लें जो भी है। तो ये कि हम अभी जो है इस बुक के अंदर चूँकि यही नोटेशन यूज़ हुई है, तो आगे मैं इसी को लेकर डिस्कस करूँगा। तो ये आपके पास है पार्टीशन। अब स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, चूँकि आप इसको डीपली अगर देखें तो नाम ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है, जिसको हम लोग मैश के नाम से भी हमने पढ़ा है। याद रखें स्टूडेंट, नाम ऑफ अ पार्टीशन को ऐसे लिखा जाता है, यानी डबल उसके बाद बाहर डाली जाती है, या इसे म्यू ऑफ पी, इस आथर ने इसे यूज़ किया कि आइंदा के बाद अगर स्टूडेंट आपसे कहें कि नाम ऑफ पार्टीशन, तो आप ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, और ये इक्वल होती है मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर। मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर के मीनिंग मैं 2-3 वेज से लिख के बताता हूँ आपको, ताकि कोई भी बुक पढ़ने या आपके एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से लिखे होने पे आपको इशू ना आए, कि आपको पता हो कि ये लिखा हुआ क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि आपसे को कहता है ये पी पार्टीशन है, और इसमें जो सबसे बड़ी होती है ना, यानी कि मैक्सिमम जो होता है, यानी एक्स अगर आपके पास एन है और उसमें से XN-1 में, यानी कि इनमें से जो सबसे मैक्सिमम है उसको पी कहते हैं। याद रखें कि ये जो चीज़ है इसको आप लिखा करते हैं डेल्टा एक्स, एन भी लिखते हैं, या फिर आप इसे अगर आप इसे ऐसे लिख लें डेल्टा एक्स एन तो फिर भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आथर है उसने यूज़ किया हुआ है जस्ट इसको बहुत सिंपल अल्फाज में डेल आर यूज़ किया हुआ है, मतलब ये इतने अल्फाज लिखने के बजाय उसने शॉर्ट यही यूज़ किया है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बुक पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब नोट्स बनाएं तो इसी पॉइंट को ऐसे ही लिखें। तो सिंपल आपसे को पूछता है कि नाम ऑफ अ पार्टीशन क्या होती है, तो आप कहते हैं द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटरवल। जितने भी छोटे इंटरवल होते हैं उनमें से जो सबसे बड़े वाला इंटरवल होता है उसको, यानी कि ये डेफिनेशन है आपके पास, आप ये लिखें ना लिखें, इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखने का इसका पैटर्न है। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक जो आपका है यहाँ पे है वो रीफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन है। तो रीफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन आप जानते हैं कि अगर पहले वाली पार्टीशन P1 थी और दूसरी वाली पार्टीशन P2 थी,
तो स्टूडेंट जो P2 है वो ग्रेटर देन P1 है, और इसके मीनिंग ये होते हैं कि आपके पास दी हुई जो पार्टीशन होती है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये पार्टीशन दी हुई है, यहाँ A है और यहाँ पे B है, तो यहाँ पे आपका पास अगर पहले से इतनी लाइनें थी तो उसके अंदर एक्स्ट्रा जब कोई लाइन आ जाती है, मीन उसको और छोटा कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि पार्टीशन हो गई है। अगर पुरानी पार्टीशन जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक थी, मीन डिस्टेंस उतना ही रहता है AB का, सिर्फ क्या होता है कुछ लाइनों का इजाफा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं पार्टीशन। पार्टीशन में याद रखें कि अगर ये P1 है, ये P2 है, तो जिसमें ज़्यादा लाइनें होती हैं हम कहते हैं वो पार्टीशन ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा फाइनर है। तो जब पार्टीशन में यानी पहले जितनी लाइनें लगाई होती हैं, जैसे आपने घर में पार्टीशनें की हुई हों, कमरे बनाए हुए हों, और उन कमरों में एक दीवार और डाल के 2 नए कमरे बन जाएं, तो इस प्रोसेस को पार्टीशन कहते हैं। याद रखेंगे आपके इसको 2-3 नामों से हम इसे याद रखते हैं, आपको इन सब का पता हो। एक होता है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, मतलब कि जो हमने लाइनें लगाई होती हैं उनमें 1-2 लाइनों का इजाफा कर देते हैं। तो जैसे आपके घर है, घर का साइज़ उतना ही है लेकिन दरमियान में दीवारें बढ़ा दी हैं, आप घर के कमरों की तादाद बढ़ जाती है, तो ऐसा होने को हम कहते हैं रिफाइनमेंट। और इसको हम पढ़ा करते हैं जैसे P2 ग्रेटर देन P1, यानी P1 पुराने वाला घर था, P2 जो नए उसमें इजाफा होने की वजह से बना है, तो ये इसमें इसको कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे पढ़ इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लिखना आ जाए कि आपको पता हो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन को डिफाइन करना पड़े आप कैसे करें। इफ़ P1 P2 B2 पार्टीशन ऑफ AB, यानी AB की 2 पार्टीशनें हैं, AB मीन के टोटल लंबाई शुरू से लेके आखिर तक, सच दैट P2 जो है वो ग्रेटर देन है, या इसको हम पढ़ते हैं कि रिफाइनमेंट है P1 की, दैट इज़ एवरी पॉइंट ऑफ पार्टीशन P1 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ P2, we shall say that P2 is finer than P1 or P2 is a refinement of P1। तो ये नाम पढ़ें, देखें P2 is finer than P1 पढ़ें, या फिर P1 is weaker than P2 पढ़ें, या फिर पढ़ें कि P2 is refinement of P1। तो ये सारे अल्फाज आप इसके लिए बोल सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट अपर एंड लोअर रिमान सम क्या होता है, तो याद रखें कि मैं आइंदा आपको कोई यहाँ लिखा हो अपर एंड लोअर रिमान सम की जगह लिखा हो अपर एंड लोअर, और ड्रॉप बॉक्स सम भी लिखा हो तो उसके मीनिंग वही लेंगे जो रिमान सम के लेंगे, तो इसलिए आपको इस वर्ड का पता हो। अब स्टूडेंट ये चीज़ आपको मैंने पहले बताई है, अभी भी फिर से देख लें कि जो अपर रिमान सम होता है उसे लिखा जाता है UPF और लोअर रिमान सम को LPF, और ये क्या होता है M1 डेल्टा 1 मीन डेल्टा X1 डेल्टा X2 जो कि आपने पहले पढ़ा है, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से डेल्टा लिखा हुआ है। तो ये किसके इक्वल होता है MR डेल्टा R, और R इक्वल टू 1 to R इक्वल टू N। ये इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको पॉइंट्स को देख लें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो स्टूडेंट वो किसी भी नोटेशन से लिखा जा सकता है, मतलब इस नोटेशन से डेल्टा X की नोटेशन में आपको सब नोटेशन का पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये आपने देखा है, तो मुख्तलिफ आथर जैसे कुछ U यूज़ करते हैं, कुछ S यूज़ करते हैं, इसलिए आपने जो भी आपको बेटर लगे वो आप उसकी नोटेशन यूज़ करें। तो याद रखें कि ये अपर रिमान सम की डेफिनेशन है और ये लोअर की है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें कैपिटल M है और इसमें स्मॉल m है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। फिर उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट के, फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ AB वी हैव, कि जो लोअर सम होता है वो लेस देन होता है हमेशा अपर से, यानी कि लोअर का जो रिज़ल्ट होता है वो अपर से हमेशा कम होता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और याद रखें कि लोअर की डेफिनेशन आपको ये ऊपर जो है वो आनी चाहिए, अपर की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि ये है ऑसिलेटरी सम, बुक को फॉलो करने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो ऑसिलेटरी सम क्या होता है ये आपको पता हो, यानी लोअर अपर में से लोअर को जब हम माइनस करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसे ऑसिलेटरी सम कहते हैं, ये याद रखें। अब स्टूडेंट ये जो लाइन लिखी हुई है सम ऑफ MR डेल्टा R, और इधर लिखा है माइनस सम ऑफ MR डेल्टा R, मीन के ये इसमें कैपिटल M है उसमें स्मॉल m है, इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस जो नहीं है कैपिटल MR माइनस स्मॉल MR, इसको हमने लिख दिया OR। तो इसको कहते हैं, इसको ऑसिलेटरी सम क्यों कहते हैं? ऑसिलेट का मतलब होता है कोई चीज़ इधर उधर मूव होना। चूँकि आप जब अपर में से लोअर को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट अपर और लोअर बहुत सारे होते हैं, यानी कि आपने जब पार्टीशन की होती है, यानी मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कि जब आप पार्टीशन करते हैं तो ये यहाँ से आप किसी चीज़ को अगर माइनस कर रहे हैं, जैसे आपका ये वाला पार्टीशन है तो आप अपर में से लोअर करेंगे, अगर दूसरी वाली लेंगे तो अपर में से लोअर करेंगे। तो मतलब ये कि ये सब पार्टीशन है, यानी पार्टीशन के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनमें से चूँकि हम कोई भी ले सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू ऑसिलेट कर सकती है। मतलब
यानी कि एम आर माइनस एम आर की जगह कुछ और भी और मीन के ये बदलता रहता है, यानी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हमने इंटरवल बनाए हुए हैं उनमें से कोई एक ले रहे होते हैं, इसलिए हम इसे ऑसिलेटरी का नाम देते हैं। तो ये आपको पता हो कि इसे हम ऐसे लिखते हैं। दूसरे नंबर पे एक की पॉइंट यहाँ याद रखिएगा कि हमेशा कैपिटल एम से स्मॉल एम का जो डिफरेंस होता है वो या तो ज़ीरो होता है या ज़ीरो से बड़ा होता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा कैपिटल एम ग्रेटर होता है स्मॉल एम से। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे जो यहाँ पे चूँकि ये जो टॉपिक है इसमें पार्ट 2 में आप डालूँगा, यानी आप इसी लेक्चर का पार्ट 2 देखें और तरतीब से देखते रहें, ताकि ये हो कि आपका जो है इसी पैटर्न पे आपको सारी आपकी तैयारी हो जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच।